चलिए बच्चों, आज की क्लास फिर शुरू कर रहे हैं। आज से एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। प्रश्न बैंक से दोहराने का काम आज से शुरू कर रहे हैं। कुछ बच्चों की मांग थी कि प्रश्न बैंक जो बोर्ड ने जारी किया है उसके प्रश्न करवाए जाएं, तो आज से पहला लेसन शुरू कर रहे हैं। देखिए बच्चों, आप सब ये जान रहे हैं कि परीक्षा निश्चित रूप से होगी। ऐसा मत सोचिए कि परीक्षा नहीं होगी। तो ये एक बात दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें कि हमें परीक्षा देना है। ये मत सोचिए कि कोरोना की वजह से हमारी परीक्षा स्थगित हो जाएगी। बहुत बच्चे पढ़ना छोड़ दिए हैं, तो पढ़ना ना छोड़ें, अभ्यास जारी रखें। 31 जनवरी के बाद संभावना है कि क्लासेस फिर से शुरू होंगी, तो हमारे साथ बने रहिए। बोर्ड ने प्रश्न बैंक जारी किया है, तो एक सहूलियत आपको और मिल गई है। कोर्स भी मिनिमाइज हो गया है और आपके क्वेश्चन भी मिनिमाइज हो गए हैं। तो अगर आप प्रश्न बैंक को टारगेट करके तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी और 90% तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी। तो मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लूँगा जो क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। एक तरह से क्वेश्चन बैंक हल कराऊंगा। तो आज पहला चैप्टर शुरू करते हैं। इस तरह विद्युत पहली इकाई है जिसमें 2 चैप्टर हैं और इस पूरे चैप्टर से कुल 9 अंक के प्रश्न आएंगे। इसमें 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे 1 नंबर वाले, और 1 प्रश्न होगा 2 नंबर का और 1 प्रश्न होगा 5 नंबर का। यानी इसमें वस्तुनिष्ठ भी, अति लघु उत्तरीय भी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्न इससे आएंगे। तो ये चैप्टर सरल भी है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न बैंक से। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं की चर्चा मैं करूँगा और उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा भी जहां आपको दिक्कत होगी। इसमें जो विकल्पीय प्रश्न है उसमें से पहला प्रश्न है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। ई तीव्रता दिया है और Q आवेश दिया है। आप जानते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम तीव्रता कहते हैं। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल E हो गया, तो Q आवेश पर QE होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर, QE। दूसरा प्रश्न है, किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। बिंदु आवेश से दूरी पर किस तरह से तीव्रता निर्भर करती है? आप जानते हैं कि तीव्रता का सूत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। यानी जो तीव्रता होती है, जिस तरह से कूलाम के नियम में है, ये r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है या 1/r² के समानुपाती होती है। तो चूँकि समानुपातिक भाषा में पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/r²। C नंबर इसका सही, B नंबर सही होगा 1/r²। तीसरा प्रश्न है, एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा? एक खोखले गोले के अंदर विद्युत द्विध्रुव रखा है। आप जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में जितना प्लस आवेश होता है उतना माइनस, दोनों अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, -Q +Q। तो टोटल आवेश कितना हो गया? 0। यानी उस खोखले गोले के अंदर कुल आवेश 0 है। तो जब आवेश टोटल 0 हो गया तो फिर फ्लक्स का मान गॉस थ्योरम से Q/ε0 होता है ना। तो Q अगर 0 हो गया तो तीव्रता 0 हो जाएगी। फ्लक्स 0 होगा, तीव्रता 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा C नंबर, 0। चौथा प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कभी कभी ये अति लघु उत्तरीय के रूप में ये प्रश्न पूछता है। आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम
और ये पूछ रहा है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन का इतना आवेश हो गया। तो एक कूलाम में अगर हम 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ इसका भाग देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है। तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इस तरह से लगेगा। तो इसको जब सरल करेंगे, ये देखिए ऊपर चला जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा, 1/, यहाँ 1.6 बचेगा। एक में 1.6 का भाग देंगे तो ये लगभग 0.625 आता है, गुणे 10⁻19। इससे 1/10 का इसमें गुणा कर देंगे तो 6.25 गुणे 10⁻18 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 6.25 गुणे 10⁻18। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। 5वां है, मुक्त आकाश के पराविद्युतांक का विमीय सूत्र क्या होता है। अब आपने कूलाम के नियम में देखा है कि बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r²। यहाँ पर जब पराविद्युतीय माध्यम होता है तो K लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर K को अगर लेफ्ट में लाएंगे तो F नीचे चला जाएगा, यानी Q1 Q2 और ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 r² और F आ जाएगा। ये Q है, 2 बार आया है, Q² Q बराबर होता है AT धारा गुणे समय। तो यहाँ जब 2 बार आएगा तो ये A² T² हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, r² यानी L², और F का विमीय सूत्र क्या होता है, mLT-2 होता है। इसको जब हम सरल करेंगे, m ऊपर जाएगा m-1 और L3 ऊपर जाएगा -3 और T जो है ये -2 है और ये ऊपर जाएगा तो +2, T4 हो जाएगा A2 m-1 L-3 T4 A2। ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 5वां का डी नंबर सही है। 6वां है, किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। आपने सूत्र में देखा होगा P/r³ आता है या 2P/r³ आता है, यानी 1/r³ के समानुपाती होगा। द्विध्रुव में जो तीव्रता होती है वो 1/r³ के समानुपाती। तो इसका सी नंबर हो जाएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में किसी विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य। आपने देखा होगा घुमाने में किया गया कार्य जो होता है वो Pe/1 - cos θ आता है। अब अगर थीटा 180 लेंगे तो cos 180 ऋण 1 होता है। तो यहाँ पर ऋण 1 जब रखेंगे तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, 1 1 2 यानी 2p ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 2p। इसमें आंसर गलत दिया है, इसको आप सुधार लेंगे, कुछ त्रुटियां भी हैं इसमें। इसका ए नंबर सही होगा। 8वां प्रश्न है, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा यक्ष है, इसके केंद्र से ठीक ऊपर x/2 दूरी पर एक बिंदु आवेश क्यों रखा है। घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब देखिए x/2 दूरी पर रखा हुआ है, इसका मतलब जो आवेश है वो घन के अंदर है, घन के अंदर आवेश है। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा Q/ε0। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। 9वां है विद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इकाई आवेश पर लगने वाला बल,
यानी तीव्रता का एक सूत्र होता है F/Q। तो ये न्यूटन होता है और ये कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम N/c। तो इसका उत्तर बी नंबर हो जाएगा। तो ये क्लियर है वस्तुनिष्ठ। इसके बाद अधिक स्थानों की पूर्ति कीजिए। एकल ऋण आवेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? अगर ऋण आवेश कहीं पे रखा हुआ है तो जानते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एकांक आवेश के चलने का पथ होती है। कहीं पे यहाँ एकांक आवेश रखेंगे तो एक आकर्षण बल लगेगा इस टाइप से, यानी इसमें जो बल रेखाएं होती हैं वो ऋण आवेश की तरफ आती हुई खींची जाती हैं। तो ये कहाँ से आ रही हैं? ये माना जाता है कि अनंत से आ रही हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट चार्ज का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अनंत माना जाता है। भले तीव्रता घटती जाती है लेकिन तीव्रता अनंत पर शून्य होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। धातु का पराविद्युतांक, धातु एक पूर्ण चालक होती है, सुचालक होती है, इसलिए उसका पराविद्युतांक अनंत होता है। तो इन दोनों का उत्तर अनंत ही हो रहा है। और तीसरा एक प्रश्न है, दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान कितने गुना हो जाएगा? तो यहाँ ये सवाल एक्चुअली गलत है। दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी का कोई मतलब नहीं होता। एक्चुअली ये सवाल इस तरह का होना चाहिए था कि दो आवेशों के बीच की दूरी अगर दुगुनी कर दी जाए तो उस हिसाब से कूलाम का नियम देखेंगे तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर दुगुना कर देंगे तो दो दूनी 4, यानी 4 गुना बल का मान कम हो जाएगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान 4 गुना कम हो जाएगा अगर दो पॉइंट चार्ज के बीच की दूरी दुगुना कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह का ये प्रश्न होना चाहिए था। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। इसके बाद एक शब्द में उत्तर देने के लिए प्रश्न है, किसी प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है। किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान होता है? तो ये एप्लीकेशन आप गाउस थ्योरम आपने देखा होगा। आगे एक प्रश्न भी है इसमें, अगर समतल चादर के रूप में आवेश फैला हुआ है एक समान, उस स्थिति में उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये जब रेखीय आवेश चार्ज होता है, लीनियर, यानी किसी रेखा में आवेश वितरण होता है, उस स्थिति में जब हम निकालते हैं तो उसमें ध्यान होगा λ/r आता है, नीचे r भर आता है उसमें सिंगल घात। तो इसका आंसर हो जाएगा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिर्फ ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती? तो ये पॉइंट चार्ज के लिए निकलता है 1/4πε0 Q/r²। तो उसमें दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चौथा है कि किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये इसका उत्तर होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता होती है, क्योंकि उसमें P/r³ 2P/r³ आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव, यानी -q + q जब एक साथ आवेश उपस्थित होंगे। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा। इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न है। अति लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न दिया है, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? देखिए, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश विविक्त होता है। जैसे आपने ऊर्जा का क्वांटीकरण पढ़ा था कि फोटॉन के रूप में ऊर्जा होती है, ऐसे ही जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के रूप में ही होता है। इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। किसी भी वस्तु में आवेश इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, उसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है।
यानी आवेश को हमेशा Q बराबर NI लिखा जाता है, जहाँ E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये क्वांटीकृत मान है, तो इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि 3.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, 2.25 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, ऐसा नहीं हो सकता। यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम डिवाइड नहीं कर सकते, वही क्वांटीकृत मान है। तो ये छोटा सा प्रश्न है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आवेश की योज्यता किसे कहते हैं? योज्यता का मतलब होता है योग। तो किसी ऑब्जेक्ट में जो कुल आवेश होता है उसके जो विभिन्न अवयवी कण होते हैं उनके सबके अलग अलग आवेश का बीजगणितीय योग होता है, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के हिसाब से उसको जोड़ देते हैं, यही योज्यता का नियम कहलाता है। तो ये भी सिंपल प्रश्न है। आवेश संरक्षण किसे कहते हैं? तो किसी ऑब्जेक्ट में आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना नष्ट किया जा सकता, आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है, यही आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। तो इतना संक्षेप में याद रखेंगे। विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। तो कूलाम का नियम आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल 2 लाइन का है। लगने वाले बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसको हम इकट्ठा लिख देते हैं तो Q1 Q2/r², और एक कांस्टेंट हम लिख लेते हैं Q1 Q2/r²। अब इसमें K का मान जो होता है वायु या निर्वात में SI सिस्टम में 1/4πε0 Q1 Q2/r², और अगर पराविद्युतीय माध्यम है तो 1/4πε0 K लिख देते हैं Q1 Q2/r²। तो ये 2 स्थितियों में आप लिख देंगे, ये पर्याप्त है। तो ये आपका कूलाम का नियम हो गया। इसके बाद आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर कोई आवेश कई आवेशों से घिरा है तो उस पर जो लगने वाला बल होता है वो सभी आवेशों के कारण अलग अलग लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश है, अब इसके चारों तरफ कई आवेश रखे हुए हैं, तो इस पर जो लगने वाला बल होगा, पहले आवेश पर लगने वाला बल F1, ये बराबर होगा पहले आवेश पर दूसरे के कारण लगने वाला बल, पहले आवेश पर तीसरे के कारण लगने वाला बल, F13, F14, F15, जितने भी हैं, F1n अगर आवेशों से घिरा है तो सब के कारण अलग अलग जो बल हैं इनका सदिश योग होता है। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये भी सिंपल है, कोई बहुत कठिन नहीं है। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? जब हम विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं तो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। मतलब अगर हम इस टाइप से देखें, 2 रेखाएं यहाँ काट रही हैं, विद्युत बल रेखाओं की विशेषता होती है कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु की तीव्रता बताती है। तो अगर इस वक्र पर हम खींचेंगे स्पर्श रेखा तो ये तीव्रता की दिशा होगी, और इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये तीव्रता की दिशा होगी। तो तीव्रता की 2 दिशाएं यहाँ पर हो रही हैं इस बिंदु पर। अगर ये 2 बल रेखाएं काटती हैं तो कटान बिंदु पर तीव्रता की 2 दिशाएं बन रही हैं, जो कि संभव नहीं है। इसलिए 2 विद्युत बल रेखाओं का काटना भी संभव नहीं है। तो इस तरह से हम इसको काट देते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या हैं? तो पहला गुण तो यही है कि विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है। दूसरी विशेषता, ये विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तीसरी विशेषता
ये धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। चौथी विशेषता, विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र बनाती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं, यानी ये ब्रेक नहीं होती हैं, टूटती नहीं। तो ये 4 विशेषताएं याद रखना है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र बताइए। तो विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आया था। इसका मात्रक जब निकालते हैं तो ये mL/T-3 A-1 आता है। इसमें E बराबर F/Q, E बराबर क्या होता है F/Q। F का क्या होता है mL/T-2 और इसका होता है AT, ये धारा गुणे समय। इसको जब हम सही ढंग से लिखते हैं तो mL/T-3, ये T ऊपर जाएगा इसके साथ तो -3 हो जाएगा A-1। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? अगला प्रश्न, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं। तो ये भी स्पष्ट है, एक आंकिक प्रश्न में आया है। वायु या निर्वात में 2 आवेश रखे हुए हैं 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, उनके बीच कितना बल लगेगा ये निकालना है। तो इसमें देखिए कूलाम के नियम का जो सबसे सरल रूप होता है Q1 Q2/R²। इसमें जब वायु या निर्वात में हम लेते हैं तो इसमें ये कांस्टेंट 1 ले लिया जाता है। तो Q1 का मान रख दिया 2 × 10⁻⁻7, दूसरा आवेश है 3 × 10⁻⁻7 और दूरी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को बदल दिया मीटर में, 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 का गुणा करेंगे, 100 का भाग देना या 10⁻⁻2 का गुणा करना, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो ये 3 दूनी 6 × 10⁻14 हो जाएगा और नीचे जो है ये 3 × 9, ये 1 शून्य ये खा लेगा, -10⁻1 बचेगा और ये 2 है तो -2, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो ये 1.5 × 10⁻12 आता है, 1.5 × 10⁻12, ये न्यूटन में। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो आएंगे, पाँच नंबर के प्रश्न, तो इसमें विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, एक ये इम्पॉर्टेंट है, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस 2 हैं, तो इनको थोड़ा सा देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण हमको तीव्रता निकालनी है।
तो इसमें दो स्थितियां होती हैं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो पहले देखते हैं अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में ये आपका माइनस क्यू आवेश हो गया, यहाँ मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, ये भी कुछ भी मान लीजिए, ये मध्य बिंदु है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है यही अक्ष है। द्विध्रुव का अक्ष किसे कहते हैं? दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें तीव्रता निकालनी है। ये यहाँ से मान लेते हैं R दूरी पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर P बिंदु है जहाँ हमें तीव्रता निकालनी है। और इस द्विध्रुव की लंबाई मान लेते हैं 2L है, 2L। तो इसकी आधी लंबाई कितनी होगी? L होगी। ये आधी लंबाई कितनी होगी? L। अब देखिए यहाँ से अगर हम दूरी देखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? R तो ये हो गई यहाँ से, L ये भी होगी, तो ये हो जाएगी R प्लस L। और अगर हम यहाँ से दूरी निकालेंगे प्लस क्यू आवेश से दूरी, तो ये R है, ये L है, तो R में L घटा देंगे तो ये R माइनस L हो जाएगी। ये आप चित्र अगर बना लेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा। अब देखिए तीव्रता हमको पूरे द्विध्रुव के कारण निकालनी है। इस तीव्रता को हम दो भाग करके निकालेंगे, क्योंकि एक तीव्रता माइनस क्यू के कारण यहाँ होगी और दूसरी तीव्रता प्लस क्यू के कारण होगी। तो माइनस क्यू के कारण तीव्रता इसको अगर हम E1 मान लें तो सूत्र होता है 1/4πε0 Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है। और E2 का मान क्या होगा? प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण अगर हम E2 मान रहे हैं तो 1/4πε0 Q/R माइनस L का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। P पर तीव्रता का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर रखा एकांक धनावेश जिस बल का अनुभव करेगा, तो माइनस क्यू के कारण आकर्षण बल लगेगा और प्लस क्यू के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी E2 का डायरेक्शन ये होगा और E1 का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है। एक अपना तरीका बना लेना है। माइनस क्यू के कारण आकर्षण बल लगेगा तो उसकी दिशा इस तरफ होगी, और प्लस क्यू के कारण उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होगी। तो परिणामी तीव्रता क्या होगी? आप चित्र से देख के बता सकते हैं E2 माइनस E1। इस तरह से आप करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा उसमें लिखा है प्रश्न बैंक में वैसे ही करें। आप E1 को लिख लीजिए, E2 का मान लिख लीजिए, परिणामी हो जाएगा E2 माइनस E1। तो जब हम इन दोनों इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 1/4πε0 Q/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें ये 4πε0 नीचे ये कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद आपको लघुत्तम लेना है। लघुत्तम क्या होगा? R प्लस L का होल स्क्वायर या R माइनस L का होल स्क्वायर पहले लिख दें, R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा,
इसको खोल दीजिए, r² प्लस 2rl प्लस al स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसका जब यहाँ गुणा होगा क्या आएगा, r² माइनस 2rl प्लस एल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। बाहर क्या है, Q/4πε0। अब इसमें देखिए ये r² से r² कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, Q/4πε0 2rl ये हो जाएगा 4rl। और नीचे इसको हम ऐसा लिखते हैं r माइनस एल r प्लस एल, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। तो इस तरह से इसको लिख देते हैं। एक दो बार आप अभ्यास करेंगे तो आसान हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, इससे 2l निकाल लेते हैं। 2l निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2r। 1/4πε0 को अलग कर देते हैं और हर में क्या हो जाएगा, ये r² माइनस एल स्क्वायर, a ऋण b इंटू a धन b, तो a² माइनस b² और इसका स्क्वायर। अब देखिए बस इसमें करना क्या है कि Q इंटू 2l, ये क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P, Q इंटू 2l, तो ये हो गया P और 2r है तो इसको 2pr लिख दीजिए। देख रहे हैं एक काम, ये P हो गया तो 2r 2pr क्यों लाइन बढ़ा रहे हैं ये, और नीचे हो गया ये r² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका एक सूत्र बन जाता है। अब इसमें अगर हमारा द्विध्रुव छोटा है, अगर एल का मान बहुत कम है r की तुलना में, तो हम एल को छोड़ देते हैं। जब हम एल को छोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा क्या, r² का स्क्वायर यानी r⁴ एक r ऊपर से कट जाएगा तो नीचे बचेगा r³। बस इससे आगे आपको नहीं जाना है, इतना करना है। अक्षीय स्थिति में तीव्रता इतनी होती, तो इसको कर लीजिए। और एक और देख लेते हैं, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होगी। निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, ये मान लीजिए आपका -Q है, ये +Q है, इसका केंद्र ये O है, तो ये आपका अक्ष हो गया और ये मध्य बिंदु से ये जाने वाली जो लंबवत रेखा है इसी को हम निरक्ष कहते हैं। इधर भी हम बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर, ये पूरा निरक्ष कहलाएगा। तो मान लीजिए निरक्ष पर एक बिंदु P है जहाँ हम तीव्रता निकालना चाहते हैं। ध्यान से समझिए, बहुत आसान लगेगा। P जो है निरक्ष पर स्थित बिंदु है, मान लेते हैं कि केंद्र से r दूरी पर है ये, और इसकी जो द्विध्रुव की लंबाई है वो हम 2l ही मान के चल रहे हैं, तो ये आधी लंबाई l होगी, ये आधी लंबाई कितनी होगी, l होगी। अब देखिए यहाँ पर तीव्रता कितनी होगी ये हमको निकालना है। तीव्रता की परिभाषा हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। P पर एकांक आवेश अगर रखेंगे तो जितने बल का अनुभव करेगा वही उस बिंदु की तीव्रता होगी। अब देखिए कल्पना करिए कि यहाँ हमने एकांक धन आवेश रख दिया, अगर यहाँ हम एकांक धन आवेश रखेंगे तो ये -Q क्या करेगा, आकर्षित करेगा,
यानी माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता होगी उसकी दिशा क्या होगी, माइनस क्यू की तरफ। और प्लस क्यू क्या करेगा, अगर हम यहाँ पर एकांक धन आवेश रख देंगे तो ये प्रतिकर्षित करेगा, यानी जो दूसरी तीव्रता है हमारी प्लस क्यू के कारण, अगर उसको E2 माने तो उसकी दिशा बाहर की तरफ होगी। अब देखिए यहाँ पर इस कोण को हम मानते हैं थीटा, ये भी थीटा ही होगा, तो ये पूरा कोण कितना होगा, 2 थीटा। अभी इतना ध्यान रखिए, कैसे 2 थीटा होगा, बहिष्कोण के नियम से। त्रिभुज में अगर हम एक भुजा को बढ़ा दें तो जो बहिष्कोण बनता है दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो ये 2 थीटा होगा। ठीक है ना, ये छोटी सी ज्यामिति यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम E1 का मान निकालें, E1 का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे, अब यहाँ AP का स्क्वायर क्या होगा, AP स्क्वायर। अब AP का स्क्वायर क्या होगा, ये दूरी R है, ये दूरी L है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान होगा √R² धन L स्क्वायर। ठीक है, AP का मान क्या होगा, R² प्लस L स्क्वायर का √। तो देखिए AP स्क्वायर का मान रूट हट जाएगा, समझ में आ रहा है ना, वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, क्यों लिखेंगे बार बार, डायरेक्ट लिख दीजिए AP स्क्वायर की जगह यहाँ रूट मत लगाइए। इसी तरह E2 का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें भी Q बटे BP स्क्वायर होगा, तो इसका मान भी तो पाइथागोरस प्रमेय से वही होगा √R² धन L स्क्वायर। ठीक है, और BP स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे R² प्लस L स्क्वायर। ये अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये E1 का मान हो गया और ये E2 का मान हो गया। ध्यान से देखिए, दोनों मान बराबर है, E1 बराबर है E2 के, E1 बराबर है E2 के। अब यहाँ एक सिद्धांत वेक्टर का काम करता है। वेक्टर 11वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक सदिश ये है और एक सदिश ये है मान लीजिए, और दोनों सदिश ऐसे हैं जिनका परिमाण बराबर है। जैसे यहाँ पर E1 और E2 ये दोनों अलग अलग वेक्टर हैं, लेकिन दोनों का परिमाण बराबर है, दिशा भले अलग है, E1 की दिशा ये है, E2 की दिशा ये है, लेकिन दोनों का मान बराबर है। तो अगर ऐसी स्थिति है कि अगर दो सदिश इस तरह से A B हैं, दोनों का परिमाण बराबर है, यानी मॉड ऑफ A इक्वल टू मॉड ऑफ B, उस स्थिति में जो परिणामी होता है वो इस कोण के अर्धक से गुजरता है। अगर ये कोण थीटा है तो ये θ/2 होगा, अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा। मतलब ऐसी स्थिति में जो परिणामी होता है वो अर्धक से जाता है, तो इसका परिणामी E1 और E2 के बीच का जो कोण है उसके अर्धक से जाएगा, और ये पूरा कोण कितना है, 2 थीटा। पूरा कोण कितना था, 2 थीटा, तो फिर अर्धक का मतलब क्या हुआ, थीटा थीटा, दोनों तरफ का कोण बराबर होगा, तभी ना ये अर्धक हो जाएगा, E1 और E2 के बीच के कोण का आधा करने वाला, ये दिशा परिणामी की होगी। तो अब देखिए ये दोनों है, आपको सीधे लिखना है कि इसका जो परिणामी होगा वो अर्धक से गुजरेगा। अब हम करते क्या हैं कि इसका हम इस दिशा का घटक और इसका इस दिशा का घटक निकालते हैं। आप चित्र में लिख लीजिए, बहुत सरल हो जाएगा। E1 का इधर का घटक क्या होगा,
E1 cos थीटा और E2 का इधर का घटक क्या होगा E2 cos थीटा। तो आप यहाँ लिखेंगे चूँकि E1 बराबर E2 के, इसलिए परिणामी तीव्रता हो जाएगी E1 cos थीटा धन E2 cos थीटा। अब चूँकि E1 E2 दोनों बराबर हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा, चाहे 2E2 cos थीटा लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीधे मान रखिए, दो चाहे E1 चाहे E2 एक ही है, 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। ठीक है, 2 × 1/4πε0 Q/r² प्लस L² इंटू, अब बचा cos थीटा। तो देखिए यहाँ से आप इस त्रिभुज से cos थीटा का मान निकाल सकते हैं। cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण होगा, तो यहाँ ध्यान रहेगा तो आप फटाफट करेंगे। यहाँ आपको समझाना नहीं है, सीधे लिखना है। ये cos थीटा का मान हो गया, आप यहाँ लिख सकते हैं जहाँ cos थीटा बराबर L/√r² प्लस L²। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 2QL, इसको समेट दीजिए, तो क्या हो गया ये P 1/4πε0, 2QL को समेट दिया तो ये P हो गया द्विध्रुव आघूर्ण, और ये हो गया r² प्लस L² की घात। अब देखिए r² धन L² की घात 1 है और यहाँ की घात 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगी 3/2। तो ये आपका एक सूत्र हो जाएगा। अब इसमें भी अगर L का मान मोर लेस देन R है, तब E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 P/r³। L को जब छोड़ देंगे आप तो बचेगा r² पावर 3/2, r² पावर 3/2, 2 कट जाएगा, r³। तो ये आपका निरक्षीय स्थिति में तीव्रता हो जाएगी। तो ये कर लीजिए इतना, आज बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम जो शेष भाग है उसको पूरा करेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।